नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं जगदम्बा प्रसाद मिश्रा जी से, जी, जो कि एक डीएवी में प्रिंसिपल रहे हैं और मैनेजर के पद पर कार्यरत रहे हैं जी। और बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। तो चलिए आज सर से कुछ बातें करते हैं। सर अपने थोड़े जीवन के बारे में बताइए। सर्वप्रथम बहुत-बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। हुँ, आप जैसे नवयुवा जो कि समाज के लिए, शिक्षा के लिए कार्य करने वाले हुँ, व्यक्तियों के तलाश में उनको ढूँढते हुए उनके इंटरव्यू के लिए आपने समय निकाला हुँ, और आप हमारा साक्षात्कार कर रहे हैं, मेरे अनुभव को आप जानना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको हम साधुवाद और धन्यवाद देते हैं और साथ ही जो दर्शक हैं, उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ। हुँ, मैं आप तो जानते हैं कि प्रधानाचार्य को सर्वप्रथम पहले शिक्षक होना पड़ता है बिल्कुल, बिल्कुल। और जब प्रधानाचार्य होता है तो उसको शिक्षण के साथ साथ विद्यालय प्रबंधन का एक बहुत बड़ा दायित्व मिलता है सही बात। और शिक्षक जो है वो आप जानते हैं कि समाज का पथ प्रदर्शक है। हुँ, तो शिक्षक के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। हुँ, तो हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो मिलती है, हमारे जो सिलेबस और पाठ्यक्रम होते हैं, हुँ, उनके अंतर्गत रह करके हमें बच्चों को शिक्षित और संस्कारित करना पड़ता है। हुँ, और आप समझ रहे हैं कि शिक्षक का दायित्व तो आजकल इतना ज़्यादा बढ़ गया है हुँ, और साथ ही साथ आज तो शिक्षक के लिए बहुत सारी चुनौतियां भी आ गई हैं। हुँ, अब ऑनलाइन शिक्षा भी हो गई है, बहुत सारे माध्यम भी हो गए हैं, लेकिन मेरा ये मानना है और ये सत्य बात है कि शिक्षक का सब्स्टिट्यूट कोई दूसरा नहीं हो सकता। सही बात है। कितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी आ हो- जाए लेकिन शिक्षक शिक्षक का ही है। हाँ, शिक्षक का एक जो दायित्व है, शिक्षक का एक कर्तव्य है, शिक्षक की जो भूमिका है, उसका रिप्लेसमेंट कोई नहीं कर सकता है। इसलिए शिक्षक को बहुत ही जागरूक रहने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज का, परिवार का बहुत बड़ा ब्लाइंड फेथ होता है शिक्षक के ऊपर। हुँ, हुँ, और शिक्षक जिस तरफ समाज को या बच्चे को जैसा ढालता है, जैसा उसको शिक्षित करता है, संस्कारित करता है, आगे चल कर के बच्चा अपनी जीवन में बहुत सारी चीज़ों को वो अपने शिक्षक से जो प्राप्त करता है, उसको वो अप्लाई करता है, उसका इम्प्लीमेंट करता है अपने लाइफ में। हुँ, तो इसलिए शिक्षक का दायित्व तो बहुत ज़्यादा है और जहाँ तक मैंने अनुभव किया है हुँ, हुँ, या जो भी शिक्षक है, वो इस बात का हर समय अनुभव करता है कि कोई भी माता पिता 6 घंटा के लिए अपने बच्चे को शिक्षक को सौंप करके निश्चिंत हो जाता है हुँ, और सोचता है कि मैंने कितने अच्छे हाथ में अपने बच्चे को दिया है उसके भविष्य को सुधारने और संवारने के लिए। तो समाज में दो के प्रति हुँ, हर व्यक्ति का एक बड़ा विश्वास होता है, शिक्षक के प्रति और चिकित्सक के प्रति। हुँ, तो शिक्षक जो है वो भविष्य संवारता है भविष्य को संवारता है, और शरीर को संभालने वाला जो होता है वो स्वास्थ्य प्रदान करने वाला चिकित्सक होता है। तो जहाँ पर भविष्य का निर्माण है बच्चे को, शिक्षक का जहाँ दायित्व है उसमें शिक्षक को बहुत ही गंभीरता के साथ और बच्चे को अपने जो भी उसके पास ज्ञान है उसको पूरा देने का प्रयास करता है शिक्षक। और आप जानते हैं कि शिक्षक चाहे रामायणकालीन शिक्षक रहे हों, वशिष्ठ जी जैसे शिक्षक रहे हों, इधर द्वापर के संदीपनी जैसे गुरु रहे हों, तो भगवान राम और कृष्ण को भी गुरुकुल में जाना पड़ा है और अपने गुरुओं पर उन्हें भी आश्रित रहना पड़ा है। तो गुरुओं की इसी महत्ता को देखते हुए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जब गुरु की इतनी बड़ी महत्ता है तो उस महत्ता को हर गुरु को समझना चाहिए। तो जीवन में हमने अपनी जहाँ तक व्यक्तिगत बात करता हूँ, जीवन में मुझे प्रधानाचार्य के रूप में भी बहुत लंबे समय तक सेवा करना पड़ा और मैंने झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में डीएवी संस्थाओं में मैं प्रधानाचार्य के रूप में मैंने अपनी सेवाएं दिया है। अच्छा सर ये बताइए डीएवी स्कूल्स जो होते हैं वो कैसे डिफरेंट होते हैं, क्योंकि डीएवी स्कूल एजुकेशन के मामले में इनका अच्छा रोल है, अच्छा रेपुटेशन है और जो टीचर्स की जो नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होती है, आप तो खुद एक प्रिंसिपल रहे हैं और मैनेजर भी रहे हैं डीएवी स्कूल के, जी तो आपने अपने जीवन काल में बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू भी लिया है, जी तो किस तरीके का चुनाव वो करते हैं, एक शिक्षक में क्या देखते हैं वो? जी देखिए, सर्वप्रथम मैं डीएवी संस्था के प्रति जहां आप बात कर रहे हैं, डीएवी संस्था जो है दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल्स के नाम से इस समय देश में लगभग 1000 विद्यालय, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेज ये सब डीएवी संस्थाओं की चल रही हैं। तो ये संस्थाएं बेसिकली आर्य समाज पर, और आप जानते हैं कि आर्य समाज पर वैदिकता के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है। हाँ, क्योंकि वो वेदों की ओर लौटो, हाँ, ये दयानंद दयानंद सरस्वती जी ने जो कहा था कि वेदों की ओर लौटो, और उसी उनके सिद्धांत को मानते हुए
महात्मा हंसराज जी संस्थापक प्रधानाचार्य रहे पहले फर्स्ट, और 1885 में डीएवी संस्थाओं की स्थापना हो गई थी। और आप समझें कि डीएवी में शनिवार के दिन प्रति शनिवार के दिन यज्ञ होता है, दैनिक यज्ञ। तो उसमें वेद मंत्र की ऋचाओं के साथ आहुतियां प्रदान की जाती हैं, और बच्चों को भी वैदिक शिक्षा ज्ञान, और हमारे यहाँ संस्कृत शिक्षा पर भी बहुत जोर है। क्योंकि नाम से ही पता चलता है एंग्लो और वैदिक है, दोनों का कॉम्बिनेशन, और मतलब आधुनिकता को देखते हुए और प्राचीनता को देखते हुए दोनों का सम्मिश्रण है जी। हमारे विद्यालय सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल हैं, लेकिन उनमें अन्य विद्यालयों से अंतर यही है कि हम वैदिकता पर, अपने भारतीय संस्कृति पर, और बच्चों को एक भारतीयता में संस्कारित करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मैंने खुद देखा है सर कि जो डीएवी स्कूल्स हैं उनमें जो शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है उसमें क्वालिफिकेशन को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, और मैंने देखा है कि केवीएस से भी ज्यादा हाई क्वालिफाइड टीचर्स को वो लोग अपॉइंट करते हैं। तो आपने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया है, तो कुछ कोई ऐसी घटना बताइए या जो आपको रोचक लगी हो, या जो हमारे दर्शकों को रोचक लगे। देखिए, इंटरव्यू में तो रोचकता की कोई बात नहीं है। हमारी चूंकि संस्था की रीति नीति यह है कि जब योग्य शिक्षक होंगे तभी वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। और हमारे यहाँ ज़्यादातर विद्यालय जो हैं दो प्रकार के हैं। एक तो कुछ विद्यालय गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे एफिलिएटेड हैं, उनके द्वारा संचालित हैं, जिनका वो सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, टीचर्स को आवास देते हैं, मेडिकल सुविधा देते हैं, और यहाँ तक कि शिक्षक का वेतन भी वो प्रदान करते हैं। तो और दूसरे हैं जो डीएनएफ के स्कूल हैं, दयानंद फाउंडेशन के हैं, उनमें भी प्रयास यही किया जाता है कि हम शिक्षक को अच्छा से अच्छा वेतन दें। और आप जानते हैं कि जब शिक्षक को अच्छा वेतन मिलेगा तो शिक्षक अपने तन मन से बच्चों का वो शिक्षण कार्य करेगा, अध्यापन करेगा। तो हम लोग प्रयास यही करते हैं कि हमारे संस्था में योग्य शिक्षक हों और वो बच्चों को मेहनत के साथ पढ़ाएं। और यही कारण है कि विद्यालय का, हमारे डीएवी संस्थाओं के विद्यालय का परीक्षाफल सर्वश्रेष्ठ होता है। तो डीएवी संस्थाओं की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो अच्छे टीचर्स का सिलेक्शन करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट का एज एक्सपर्ट अपनी संस्थाओं के लिए रहा, और करीब हमने, आप समझें कि करीब ये 15 वर्ष के लगभग मैंने एज ए प्रधानाचार्य सेवा किया है। और 3 राज्य में मैंने सेवा किया, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अंतिम सेवा काल मेरा अनपरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट रहा, वहाँ से मैं रिटायर हुआ। और मैं 6 स्कूल का प्रबंधक भी था। डीएवी पब्लिक स्कूल रावर्सगंज का प्रबंधक रहा, और डीएवी पब्लिक स्कूल बैठन मध्य प्रदेश, और एनसीएल के 4 स्कूलों का मैं प्रबंधक रहा, डीएवी परासी, डीएवी दुधीचुआ, डीएवी झिंगुरदह और डीएवी बीना। तो इन विद्यालयों में हम लोगों ने जहाँ भी था, और इसके अलावा भी रांची, उस समय मेरा रांची रीजन होता था, और श्री एल.आर. सैनी साहब हमारे निदेशक हुआ करते थे, क्षेत्रीय निदेशक, रीजनल डायरेक्टर, और काफ़ी शिक्षा के प्रति, समाज के प्रति समर्पित और योग्य। उन्होंने एक बड़ी ही स्वस्थ परंपरा विद्यालयों में दिया, और शिक्षकों में इतनी प्रेरणा उन्होंने भरा कि हमारे यहाँ शिक्षक ने बहुत ही मनोयोग से रिजल्ट दिया, और हमारे इस ईस्टर्न जोन के जितने भी डीएवी विद्यालय थे उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहता था। अच्छा, ये बताइए, जो बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, खासकर जो शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी शिक्षक जिनका बनने का सपना हो, डीएवी क्या उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? जी, अब पहले देखिए, हमारे यहाँ डीएवी में शिक्षक की नियुक्ति के लिए अब नए उसमें 2-3 साल से एक सीबीटी हो गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। उसमें सब्जेक्ट वाइज सभी टीचर्स को सीबीटी क्लियर करना है। तो जो टीचर्स, जो कैंडिडेट्स उस सीबीटी को क्लियर कर लेंगे, फिर उन्हें जो है बुलाया जाएगा, फिर उनका इंटरव्यू होगा। और सीबीटी भी एक स्टैंडर्ड टेस्ट है। तो उसमें हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही निष्पक्ष चुनाव होता है। वहाँ पर कोई जाति, धर्म, लिंग, इस पर कोई ध्यान नहीं है। कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए और योग्य होना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ टीचर्स जो है डीएवी को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हमने तो देखा है कि बहुत से टीचर्स नवोदय छोड़ करके आए हैं। हाँ, सैलरी क्या रहती है सर? सैलरी एकदम सेंट्रल, जो केंद्रीय विद्या, एट पार केवीएस, नवोदय के जो भी सेंट्रल स्केल है, केंद्रीय बोर्ड का जो ये पे कमीशन है, उसका 100% EHRA, सारा सब कुछ, सारी चीजें उन टीचर्स को मिलती हैं। और पेंशन मिलती है कि नहीं? पेंशन नहीं है हमारे यहाँ। ये EPFO जो है, ये इसके द्वारा अब कंट्रीब्यूटरी है थोड़ा बहुत, पूर्ण पेंशन नहीं है।
वो जो ईपीएस का जो ईपीएफओ का जो पेंशन मिलता है वो है, ये है कि हमारे यहाँ 12.5% टीचर्स का कटता है और 12.5% मैनेजमेंट जमा करता है। उसमें से हमारे समय में तो वही 544 के लगभग जमा होता था पैसा, से सब पेंशन में चला, वो पीएफ में चला जाता था। तो उनके रिटायरमेंट के समय बहुत अच्छा अमाउंट टीचर्स को मिलता था। और एज इक्वल समझिए कि टीचर्स अगर अपनी ठीक ढंग से उसको मैनेज करे तो उसका जो रिटायरमेंट वाला जो जीवन था उसको बहुत अच्छे ढंग से वो कर सकता है। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए इंटरव्यू में आप कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादातर पूछते थे? क्योंकि शिक्षक भर्ती, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनका सपना होता है शिक्षक बनना जी। तो आप लोग किस तरीके के क्वेश्चन, वैसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जब उनको पीजीटी देना होता है या एनवीएस केवीएस का जो इंटरव्यू देना होता है, तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? देखिए हमारे यहाँ चाहे जिस सब्जेक्ट की टीचर्स का सिलेक्शन हो, उसके लिए जनरल इंग्लिश का पहले बच्चे का एक टेस्ट, कैंडिडेट का एक टेस्ट होता था। इंग्लिश कंपल्सरी। इंग्लिश। सर ये बताइए किस तरीके के क्वेश्चन इंटरव्यू में टीचर से पूछे जाते हैं? देखिए आप तो जानते हैं कि हर सब्जेक्ट का नेचर अलग अलग होता है। चूंकि मैं तो हिंदी और संस्कृत साहित्य का ये सब्जेक्ट विशेषज्ञ होने के कारण शिक्षकों का जो इंटरव्यू लेता था मैं, उस पर मैं विशेष आपको प्रकाश डालना चाहता हूँ। बेसिकली टीचर्स को हिंदी या संस्कृत हो या चाहे इंग्लिश हो, व्याकरण का, ग्रामर का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और हमारे सीबीएसई बोर्ड में आप जानते हैं कि पहले तो बहुत बहुत अच्छा ग्रामर का सिलेबस था, अब थोड़ा सा लाइट कर दिया है। लाइट क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ग्रामर है नहीं। मैं खुद एक शिक्षक रहा हूं। लेकिन जिस समय मैं शिक्षक था उस समय ग्रामर का बहुत अच्छा वो था। उतना बल्कि मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, चूंकि मैं विद्यार्थी रहा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, तो जो हम लोगों ने हाई स्कूल में जिस स्तर का ग्रामर नहीं पढ़ा था उस स्तर से बहुत अच्छा बेसिक ग्रामर जो है यह सीबीएसई के पाठ्यक्रम में रखा गया था। इंटरव्यू में मुख्य क्वेश्चन कौन से होते हैं सर, वो बताइए। मुख्य रूप से ग्रामर पर आधारित, व्याकरण पर आधारित क्वेश्चन होते हैं और साहित्य पर भी आधारित क्वेश्चन होते हैं। बेसिकली हम लोग टीचर्स में जो उसका बेसिक ज्ञान है उसको चेकअप करते हैं। जैसे अब देखिए हिंदी की बात है या संस्कृत की बात है, तो बच्चों को जैसे कैंडिडेट को अभी वर्ण विचार है, शब्द विचार है, वाक्य विचार है। आप तो जानते हैं व्याकरण के 4 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। इन्हीं 4 व्याकरण के पूरे अंग हैं, इन्हीं में पूरे व्याकरण का समाहित किया गया है। तो वो टीचर्स को जानकारी होनी चाहिए। और आप जानते हैं कि हिंदी के टीचर को भी अगर व्याकरण की अच्छी जानकारी नहीं है तो बहुत सारे शब्दों की जो व्युत्पत्तियां हैं, शब्द की जो रचना है, शब्द का जो आधार है, जब तक वो बच्चों को नहीं बताते हैं तब तक वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। सही बात है, बच्चों को जितना आसान भाषा में चीजें समझाया जाए, बच्चों के मानसिक स्तर पर उतर करके उनको शिक्षित किया जाए, ये जो है शिक्षण की उच्च कोटि की कला है। तो बच्चों की रुचि और रुझान, अब तो आप जानते हैं कि अब बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है और शिक्षा में अब दंड का विधान नहीं है, अब केवल प्रेरणा और पुरस्कार का विधान है। अब बच्चों को आप केवल उनको प्रोत्साहित कीजिए और पुरस्कृत कीजिए, और उसमें जो बच्चा बहुत स्वतंत्र रूप से, सहज रूप से जो सीखने के लिए तत्पर और तैयार होता है तो उसकी ग्राह्यता बढ़ जाती है। तो शिक्षक को हर समय प्रयास करना चाहिए कि बच्चे के बौद्धिक स्तर पर, उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर उतर करके उसको बढ़िया शिक्षा प्रदान करे और बच्चे को बहुत प्रफुल्लित रखे। और बच्चे के साथ जब एक बहुत अच्छे ढंग से, जब बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा वो उसके साथ बच्चे को ये फील होने लगे कि नहीं गुरुजी का जो हमारे प्रति एक बहुत ज़्यादा शिक्षण समर्पण है, तो वो बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा प्रेरित होता है और सीखने के लिए तत्पर होता है। अच्छा ये बताइए, नई जो एजुकेशन पॉलिसीज आ रही हैं, जैसे एनईपी 2020 आया, उसके पहले एनसीएफ 2005 आया और भी कई सारे जो मतलब एजुकेशन पॉलिसीज आई, उनको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें तो बहुत सारे चेंजेस हैं, वो एप्लीकेबल हो नहीं पाते हैं तब तक दूसरी नीति हमारे यहाँ आ जाती है, तो उसके बारे में आपका क्या मानना है? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एनसीएफ 2005 का मैं एक पार्ट था। अच्छा। हम लोगों को उस समय इसके ट्रेनिंग के लिए ये एनसीईआरटी ने एक आयोजन किया था और हम लोग गए थे नेहरू बाल मंदिर दिल्ली में। वहाँ पर एनसीईआरटी ने आयोजन किया था, तो प्रिंसिपल्स के लिए भी वहाँ पर एक आयोजन था। अच्छा। और एक इंडक्शन प्रोग्राम था। अच्छा। और हम लोगों ने उस प्रोग्राम को अटेंड किया एज ए प्रिंसिपल। तो एनसीएफ जो था वो आप जानते हैं कि
शिक्षा जो है वो ग्लोबल नीड के अनुसार परिवर्तित होती है। सही बात है। इस समय ग्लोबल लेवल की सोच हमें रखनी चाहिए क्योंकि जी। भारत ग्लोबल स्तर पर अपनी क्षमता को दर्शा रहा या है, अपनी पोटेंशियल को दिखा रहा है। अब ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट आ गया है। हाँ, सही बात और है। आप जानते हैं कि इंटरनेट की दुनिया है, एक हमारे सेकंड भारत में के बच्चे चाहे आईआईटीएन हो और चाहे मेडिकल में हो, उनकी डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड है, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे सिलेबस, यानी हमारी जो हमारी शिक्षा गुणवत्ता हाँ, वो किसी के अनपैरेलल है। हाँ। तो इस चीज को मेंटेन रखने के लिए तो एनसीएफ में ज्यादातर पहले तो ध्यान दिया गया कि बच्चे को लैंग्वेजेज में शिक्षा दिया जाए, उसकी मातृभाषा जो है मदर टंग में, और दूसरा पार्ट दिया कि जो कला और संस्कृति है उसको भी डेवलप करें बच्चे के अंदर। हाँ, अपने संस्कृति को समझे, अपनी भाषा मातृभाषा को समझे, इवन कि अपनी लोकल लैंग्वेज को भी प्रमोट करें। जी। तो इन सब चीजों पर एनसीएफ 2005 में बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया और उस पर बहुत सारे सर्वे कराए गए और हर सब्जेक्ट के लिए उन्होंने करीब 15-16 बुकलेट दिया था। एक तो एनसीएफ का एक इंग्लिश और हिंदी वर्जन हमारे पास था, हम लोगों ने खरीदा था, उसको हम लोगों ने देखा। मैंने खुद पढ़ा है बीएड के टाइम पे जी। एनसीएफ। तो हम लोगों ने एनसीएफ को पूरा होल पढ़ा और अच्छे ढंग से पढ़ा। और आप जानते हैं जो ग्रेडिंग प्रणाली आई और जो इंटरनल असेसमेंट हुए, पहले तो हम लोग जब पढ़ते थे तो 100 नंबर के विषय होते थे, केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, सबके अंक समान है। लेकिन अब ऐसी नहीं है। अब ऐसे नहीं, आप समझ पर आधारित क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में मतलब रटने वाली विद्या के रोट लर्निंग को एकदम रिजेक्ट किया गया है और कहीं ना कहीं इन बातों पर ध्यान दिया गया है कि बच्चा अंडरस्टैंडिंग उसका डेवलप हो सके। और उसके बच्चे का जो ये इंटरनल असेसमेंट है उसमें बहुत सारे बच्चे का जो स्किल है उसको देखा जाता है और जो लाइफ स्किल्स हैं, जो जीवन मूल्य हैं, उनके आधारित उनका भी असेसमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं जीवन मूल्यों के ऊपर आधारित शिक्षा का ध्यान देना और इंटरनल असेसमेंट और फिर जो है रिटन टेस्ट और दोनों का वेटेज बना करके रिजल्ट देना, मतलब वो बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट को देखना। हाँ, सर्वांगीण विकास, विकास कहीं ना कहीं एक पूरा उसका मैप तैयार करना। एजुकेशन में एक होलिस्टिक अप्रोच था और जितने स्टेक होल्डर थे, चाहे वो प्रधानाचार्य हों, चाहे अपने सीबीएसई बोर्ड के जो भी नियामक हैं या हमारी जो शिक्षा नीति है, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, वो एजुकेशन में रखी गई हैं। तो बच्चे का जो होलिस्टिक अप्रोच था वो यानी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हुआ। तो एनसीएफ के द्वारा जो है बहुत ज़्यादा शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है और उसका प्रभाव देखा जा रहा है। यद्यप कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और कहीं ना कहीं आप देख भी सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। जी। तो आप ये बताइए, चलिए आपने एनसीएफ और शिक्षा नीतियों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आपका जो रुझान मैं देख रहा हूँ कि आपको इन सब चीज़ों की अच्छी जानकारी है, तो थोड़ा और डीपली चलते हैं एनसीएफ के बारे में। थोड़ा ये बताइए कि ये जो नीतियाँ बनाई जाती हैं किस सोच के साथ बनाई जाती है? देख, पूरा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में शिक्षा का जो एक सापेक्षिक आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे शिक्षाविद हैं, जो हमारे नीति निर्माता हैं, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। सर, आपको एपीजे अब्दुल कलाम से भी मिलने का अवसर मिला था, तो वो क्या प्रकरण था, थोड़ा उसको समझाइए। सर, जब हमारा प्रधानाचार्य के रूप में सिलेक्शन हुआ तो वहाँ पर एक इंडक्शन प्रोग्राम हुआ जिसमें 9 राज्य के करीब 32 प्रधानाचार्य आए हुए थे। तो 1 महीने तक हम लोग का इंडक्शन प्रोग्राम हुआ। डीवी कॉलेज मैनेजिंग का टीम कमेटी के द्वारा उसमें सीबीएसई के, एनसीईआरटी के और जितनी भी शैक्षिक संस्थाएं हैं उनसे रिसोर्स पर्सन बुलाया करते थे। अच्छा। तो लास्ट में हम लोग शिक्षा के प्रति एक इच्छा थी और एक उत्सुकता थी, ललक थी और मेहनत करने का एक जज्बा था जिसको हम लोगों ने अपने गुरुजनों से सीखा, अपने बड़ों से सीखा। तो हम लोगों ने अपने जीवन में परिश्रम किया और मुझे एचआरडी मिनिस्ट्री से जब ये पहली बार ये मैडम स्मृति ईरानी जी जब मानव संसाधन एचआरडी मिनिस्ट्री बनी, उनके हाथ में थी। तो उनके द्वारा हमें प्रशंसा पत्र मिला अच्छे रिजल्ट के लिए, तो सीबीएसई के द्वारा। तो इस प्रकार जो है जीवन में हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया और सीबीएसई ने हमें 3 विद्यालयों को मान्यता देने के लिए भी असाइन किया। अच्छा। और मान्यता देने के लिए एक सदस्य के रूप में भी हम लोगों ने निष्पेंशन किया और अपनी संस्तुति दिया और 3 स्कूलों को मान्यता मिली। तो इस प्रकार जो है जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में एज ए शिक्षक, एज ए एक्सपर्ट, एज ए ऑब्जर्वर
एज ए इंटरव्यू लेने के लिए रिसोर्स पर्सन के रूप में बहुत कुछ परमात्मा ने हमें अवसर दिया और उस अवसर को हमने अच्छे ढंग से अपने निर्वहन किया अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ। चलिए सर, ये बताइए, जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं मेजा में बहुत कम ऐसे स्कूल है सीबीएसई एफिलिएटेड, तो क्या सीबीएसई एफिलिएटेड जो स्कूल हैं वो शिक्षा गुणवत्ता की गारंटी देते हैं? आप बताइए। देखिए, एक चीज जो बात है उसको हम कहना नहीं चाहते नहीं, हैं। बिल्कुल कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कहना इसलिए नहीं चाहते हैं कि मैं विद्यालय का संचालन भी एज मैनेजर कर चुका हूँ, तो उसमें समस्या देखिए मैनेजमेंट के सामने भी आती है। सही बात। जब शिक्षक एक योग्य अच्छे टीचर्स अगर आप नियुक्ति करना चाहते हैं तो उसको एक सेंट्रल पे स्केल आपको देना पड़ेगा, तभी अच्छा टीचर आपके यहाँ रुक पाएगा, नहीं तो चला जाएगा। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट कोई ऐड नहीं देती है। अच्छा, और इतना रेपुटेशन है सीबीएसई का, लेकिन मैं देखता हूं कि शिक्षक बेचारे आजकल मैं एक और अनुभव करता हूं कि जो सीबीएसई का एफिलिएशन लेकर के विद्यालय तो खोल दिए हैं, उनको बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इकट्ठा करने के लिए भी उनको बहुत पैसा लगाना पड़ रहा है। सही बात है। लेकिन हमारे क्षेत्र में गाइडलाइंस फॉलो करना, हाँ, सब सारा कुछ करना, चूंकि यह शिक्षक जो ये हमारा क्षेत्र है ये किसान कृषि पर आधारित है, तो पेइंग कैपेसिटी अभिभावकों के पास उतना नहीं है और इवन की मैनेजर के पास भी उतनी महंगी फीस नहीं दे पाते हैं। तो उनकी समस्या यह है कि उनको उतना पैसा नहीं मिलता, उतना जनरेट नहीं होता रिसोर्स, पैसा नहीं आता कि वो अच्छे टीचर्स को दे सकें। इसलिए क्या होता है कि न अच्छे टीचर्स आ पाते हैं और न वो मैनेजमेंट भी उनको अच्छा पेमेंट नहीं कर पाता, उसकी भी एक लिमिटेशन है। सही बात। और पेरेंट्स भी इतना बियर नहीं कर पाते हैं। सही बात। 1 साल के बाद बस बोल देते हैं। अगर महानगरों, मैंने खुद देखा है कि अपने एरिया में एक आध दो अब आईसीएसई बोर्ड के स्कूल खुल चुके हैं जी। हालांकि 1-2 साल उनमें रुझान इतना ज्यादा देखा, फिर उसके बाद पॉपुलैरिटी जो है उस देखिए वो भी विवश है। हाँ। वो चाहते तो हैं कि अच्छे शिक्षकों को पेमेंट करें, अच्छे शिक्षक नियुक्त करें, अच्छा पेमेंट दें, लेकिन उनके सामने वही लिमिटेशन है। अब एफोर्ड नहीं कर पाते। ग्रामीण परिवेश के जो अभिभावक हैं बेचारे, वो उनका ज्यादातर इकोनॉमिक कृषि आधारित है। नहीं, पढ़ाई से भी वो संतुष्ट नहीं है, या हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशन वो ना बियर कर पाए हो, इस वजह से वो कह रहे हूँ। क्योंकि मैंने खुद देखा कि स्कूलों में उतनी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था देखी और मॉडर्न फैसिलिटीज देखी जो बच्चों को मिल सकती है और मिल भी रही है, लेकिन लोग बहुत जल्दी उससे ऊब जा रहे हैं, क्योंकि उनको उस तरीके की एजुकेशन चाहिए जिसमें रोज होमवर्क मिले, रोज चेकिंग हो, बच्चा दिन भर बिजी रहे, वो सारी चीजें उनको समझ में आती हैं। जो मॉडर्न तरीके हैं वो उनके समझ के बाहर होती हैं। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप तुलना करें, जो नगरीय क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में अच्छे रेप्यूटेड स्कूल चल रहे हैं, उनका जो फीस स्ट्रक्चर है उनकी तुलना में ग्रामीण परिवेश में जितना सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल हैं उनको उतना फीस स्ट्रक्चर देने के लिए कोई तैयार नहीं है। सही बात है। और सुविधा उनको वही चाहिए, बस की फैसिलिटी भी चाहिए, अच्छे टीचर्स भी चाहिए। तो उनकी एक समस्या है जिसके कारण वो बेचारे नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जो है ग्रामीण परिवेश में चाहते हुए भी उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं। और प्रयास तो हमारे क्षेत्र में जितने अच्छे स्कूल खुले हुए हैं और अच्छी बात है, वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब समस्या है वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है। तो हम लोग चूंकि ऐसी संस्थाओं में काम किए हैं जहां पर हम लोगों ने टीचर्स को पूरा पेमेंट दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि हमको ये सब फाइनेंशियल एड प्रोजेक्ट्स वगैरह देते थे, इसलिए अच्छे टीचर्स नियुक्त करना और अच्छी उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, ये सब सारी व्यवस्था हमारी संस्थाओं में रही है। तो हम लोग चाहते भी यही हैं कि जो प्राइवेट स्कूल के मैनेजर हैं भाई, जो शिक्षा संचालन कर रहे हैं, वो टीचर्स को अच्छा पेमेंट करें और अच्छी टीचर्स की नियुक्ति करें, तभी अच्छे टीचर्स होंगे तभी अच्छी शिक्षा हो पाएगी। चलिए, धन्यवाद सर।